हेलो। तो अभी आप सीखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जो नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है? तो बायो का मतलब होता है लिविंग और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक। तो यानी जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ टेक्नोलॉजी यूज करके फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, तो उस साइंस को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। यानी इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके क्या कर रहे हैं? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। तो बायोटेक को सबसे पहले टर्म किसने दिया? कॉल इरिकी ने। सबसे पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि टर्म किसने दिया, तो कॉल इरिकी। और फादर ऑफ बायोटेक कौन है? पॉल बर्ग। तो जो बायोटेक है, पहले उसमें क्या करते थे? पूरे ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे। क्या करते थे? पहले पूरे ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे। लेकिन साइंटिस्ट ने देखा कि पूरे ऑर्गेनिज्म के यूज करने से जो अनडिजायरेबल जीन है वो भी एक्सप्रेस हो रहे हैं। अनडिजायरेबल जीन मतलब जो हमारे काम का जीन नहीं है, जो वेस्ट जीन है, जो मतलब वो हार्मफुल इफेक्ट भी दे सकते हैं, तो हमारे काम का नहीं है तो उसे क्यों यूज करेंगे? तो क्या किए फिर साइंटिस्ट ने? क्या किया? सिर्फ जो पार्टिकुलर जीन है, जो स्पेसिफिक जीन है, जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का है, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे, जो हमारे काम का जीन है, या इसको बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, या इसको बोलेंगे डिजायर्ड जीन। क्या बोलेंगे? डिजायर्ड जीन। बस उसी का यूज करते हैं। किसके बजाय? पहले पूरे ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे, फिर उसके जगह पर सिर्फ जो हमारे काम का जीन है, सिर्फ डिजायर्ड जीन है, उसी को यूज करने लगे। ठीक। तो बायोटेक में इसमें दो चैप्टर है। पहला प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा है एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, क्या क्या बायोटेक के सिद्धांत है। और प्रोसेस यानी प्रक्रिया। इसमें बायोटेक में करते क्या है, किस तरह करते हैं, किस तरह करते हैं। प्रोसेस यानी किस तरह करते हैं बायोटेक में। और दूसरा जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन, यानी उसका यूज कहाँ कहाँ है। तो उसको इंटरेस्टिंग बना। जैसे मान लीजिए इसका यूज कहाँ कहाँ है, कुछ बातें बता रहा हूँ। जैसे इंसुलिन का ले लीजिए। जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें क्या होता है? इंसुलिन कम मात्रा में, मतलब जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता है इंसुलिन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कि जो इंसुलिन है वो कहाँ बनता है? तो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। कहाँ बनता है? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। क्योंकि और भी होते हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल भी होते हैं, लेकिन जो इंसुलिन बनता है कहाँ बनता है? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। और स्पेसिफिक बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो क्या होगा? बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। तो जो इंसुलिन है वो क्या करता था? नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मेंटेन करता था। ठीक है। तो अब नहीं बन रहा है तो क्या होता है? तो क्या होता है? अगर नहीं बन रहा है तो पहले क्या करते थे? कैटल का यूज करते, जैसे पिग का, क्योंकि पिग का पेनक्रियाज जो इंसुलिन है उसका यूज करते थे। पिग का यूज करते थे तो उससे क्या होता था? बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है, तो फॉरेन बॉडी से क्या होगा? रिएक्शन होगा ना, तो एलर्जी हो जाता।
तो इससे दिक्कत होता है। लेकिन जो अब क्या किए, जो एडवांस बायोटेक में, बायोटेक की वजह से क्या हुआ, ह्यूमन का जो इंसुलिन का जीन है उसको लिए और क्या किए, इंसुलिन जीन को निकाल कर और कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में और किस में, ई कोलाई में, किस में, ई कोलाई में। तो ये क्या करता है, ई कोलाई फास्ट नंबर में ग्रो करता है, क्योंकि जो इंसुलिन है वो क्या है, एक प्रोटीन है, तो उसका हम लोगों ने जीन निकाल लिया। तो जीन क्या है, डीएनए, डीएनए फिर क्या क्या होगा, फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा, फिर बनेगा प्रोटीन, वही काम हो जाएगा ना। तो क्योंकि ई कोलाई बहुत फास्ट डिवाइड करेगा, तो उससे कम समय में बहुत ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो बायोटेक का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जो पहले हम लोग कैटल को मार रहे थे वो नहीं मारना पड़ा। दूसरा, जो एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। और तीसरा फ़ायदा क्या हुआ, कम समय में ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि ई कोलाई बहुत जल्दी डिवाइड करता है, 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है। तो इसका एक बायोटेक का बेनिफिट हो गया। दूसरा, अगर फायरफ्लाई अगर देखे होंगे, जुगनू, जिसको क्या बोलते हैं, जुगनू, वो क्या करता है, रात में चमकता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जो इसका जीन है, कुछ ना कुछ तो जीन होगा, तो जो कैसे चमकता है, पहले उसमें प्रोटीन होता है ल्यूसीफेरिन, क्या होता है, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन, ल्यूसीफेरिन प्रोटीन की वजह से जुगनू चमकता है। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, इस प्रोटीन को निकाल के, तो प्रोटीन यानी क्या है, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो जीन होगा ना, तो इस जीन को, जिससे ये प्रोटीन बना है, उस जीन को निकाल दिए और किस में ट्रांसफ़र कर दिए, प्लांट में, जो स्ट्रीट रोडवे होते हैं उस पर ट्रांसफ़र कर दिए प्लांट, और वहाँ पे लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, हमको स्ट्रीट लाइट को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है। तो जो लूसीफर प्रोटीन है वो कैसे फंक्शन करता है, वो क्या करता है, लाइट को, सनलाइट को, फोटोन को ऑब्जर्व करता है दिन में, और रात में क्या करता है, प्रकाश करता है। तो वही काम प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिए जीन को, और उसी से स्ट्रीट लाइट का भी बच गया। तो ये इसका यूज है। तो बायोटेक में क्या करते हैं, जैसे बोलिए कि बहुत ही नया टेक्निक है, नहीं, पहले भी यूज करते थे। जैसे अगर आप बोलिएगा कि नहीं बहुत नया टेक्निक है, नहीं, पहले भी यूज करते थे। जैसे हमारी शादियों से दादी नानी दूध से दही जमाने का प्रोसेस जो कर रही थी, उसमें क्या करती, क्या है, दूध को थोड़ा गर्म की, और उसमें जो क्या होता है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बोलिए, आपको तो याद ही होगा, लैक्टोबैसिलस, कौन सा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये भी क्या है, उसी तरह का है। ठीक है। तो ये हो गया। और हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, दो टेक्निक है इसमें, कोर टेक्निक। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो भी कोई भी जीन लिए उसे क्या किए, मॉडिफाई करके। ठीक है। मॉडिफाई कैसे करेंगे, पहले जैसे कि कोई भी डिजायर्ड जीन लिए, फिर उस पर कट किए, फिर उससे वेक्टर को कट किए, ठीक है, फिर उसको किसी होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। और दूसरा क्या होगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इसमें क्या करते हैं, जैसे जो हम ग्रो कर रहे हैं, जो हमारे काम का जीन है, तो वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब ये ग्रो कर रहे हैं तो कुछ और भी इन्वायरमेंट में होगा ना, और भी उसके अलावा हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम बैक्टीरिया में ग्रो कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे जो भी मीडिया में कर रहे हैं वहाँ पे फंजाई भी हो,
बैक्टीरिया के अलावा अगर फंजाई भी हो तो ये ग्रो कर जाएगा ना, जो हमारे काम का वो सही से नहीं ग्रो कर पाएगा। इसीलिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं, पहले उसको जो मीडियम ले रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं, उसको कंटामिनेशन फ्री करते हैं, स्टेराइल कर देते हैं पूरा, जो हमारे काम का है बस वही ग्रो करे। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब बना? 1972। कब बना फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए? 1972। कौन साइंटिस्ट है? कोहन एंड बोयर। और पूरा अगर नाम लिख लेता है इसका तो स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है पहले ये समझते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी जो हमारे जैसे ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायर्ड जीन है, कुछ भी बोलिए, जो हमारे काम का जीन है, और वो वेक्टर के साथ कंबाइन कर देंगे। ये हो गया वेक्टर और ये हो गया डिजायर्ड जीन। क्या हो गया? डिजायर्ड जीन। तो डिजायर्ड जीन प्लस वेक्टर, यानी आप समझिए यहाँ वेक्टर क्या होता है। इस चैप्टर में आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए बता रहे हैं। वेक्टर जैसे समझने के लिए, जैसे ह्यूमन हेल्थ डिजीज अगर पढ़े होंगे आप, तो मलेरिया कॉज कौन करता है? तो होता है स्पीसीज प्लाज्मोडियम, लेकिन उसको कैरी कौन करता है? तो मस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज। क्या? फीमेल एनाफिलीज मस्क्यूटो। तो वो क्या करती है? कैरी करती है प्लाज्मोडियम। तो उस तरह से कैसे काम करिए? वेक्टर की तरह। तो वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बोलेंगे क्या बोलेंगे? डिजायर्ड जीन प्लस वेक्टर। जब ये कंबाइन होगा तब बोलते हैं उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने बनाया था, तो उसमें किए क्या थे? तो उसमें क्या किए थे? पहला जो एग्जाम्पल लिए थे वो मतलब साल्मोनेला टाइफूरिया बैक्टीरिया लिए थे, और उसमें क्या लिए थे? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। क्या लिए थे? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन लिए थे, और वो किसमें ट्रांसफर किए थे? प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई में। जैसे जीन ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है, यहाँ कट कर दिया, किसमें डाल दिया? प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई में। तो उससे क्या हुआ? फिर उसमें वो रिकॉम्बिनेंट बन गया। तो प्लाज्मिड क्या होता है? देखिए, बैक्टीरिया में दो तरह के डीएनए होते हैं। जैसे इसको रफ कर दे रहे, बैक्टीरिया में क्या होते हैं? दो तरह के डीएनए होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये एक हो गया डीएनए, जो इसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। और दूसरा क्या होता है? प्लाज्मिड, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं इस प्लाज्मिड को? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये भी क्या है? मतलब क्रोमोसोम के बाहर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मेन डीएनए से ये बाहर है। सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और ये डबल स्ट्रैंड होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ये मतलब जिस तरह से डीएनए काम कर रहा है, सेल्फ ऑटोनोमसली होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। तो ये होता है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में आपको याद आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े।